जहां खेत खत्म हो जाते हैं और सूखी झाड़ियां शुरू होती हैं, वहां एक छोटा सा घर था। न दरवाजा ठीक, न दीवारें मजबूत। इसी झोपड़ी में रहती थीं दो बहनें, गौरी और रानी। माँ बाप का साया कब का उठ चुका था। जिंदगी ने दोनों को इतनी कम उम्र में ही ऐसे घाव दिए थे जो बड़े बड़े लोगों की हिम्मत तोड़ दें। झोपड़ी के अंदर रात का समय, चारों तरफ अंधेरा। दीदी, थोड़ी थोड़ी ठंड लगना शुरू हो गया है। ठंड का मौसम आने ही वाली है और ठंड में तो हमारी हालत बहुत खराब हो जाती है। मैं थक गई हूँ इस जिंदगी से। दूसरों के घर रोशनी जलती है, चूल्हा धुआं छोड़ता है और हमारे हिस्से ये अंधेरा, ये सन्नाटा। दीदी, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, भूखे, बेबस? रानी, मत रो। मैं जानती हूँ हालात हमारे खिलाफ हैं, लेकिन तू हार मान लेगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। मैं भी तो हर रात सोचती हूँ, माँ होती तो हमें ऐसे न रहने देती। पर क्या करें, अब हम ही एक दूसरे के माँ बाप हैं। तू मेरी छोटी बहन नहीं, मेरी बेटी जैसी है। अगर तू टूटेगी तो मैं कैसे संभालूंगी। रानी की आंखों में आंसू थे। उसकी छोटी उम्र ने जितना बोझ देखा, उतना शायद किसी बूढ़े ने भी न सहा हो, लेकिन उसका दिल सवालों से भरा रहता था। दीदी, कभी कभी सोचती हूँ, अगर माँ हमें छोड़कर न गई होती तो हम भी बाकी लड़कियों की तरह हंसते खेलते। दीदी, क्यों हमें ऐसा जीवन मिला? क्यों हमसे सब कुछ छीन लिया गया? तेरे हर सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है रानी, लेकिन इतना जानती हूँ कि भगवान सबसे कठिन परीक्षा उन्हीं की लेते हैं जो उसे सह सकते हैं। तू कहती है कि हमसे सब कुछ छीन लिया गया, पर सच तो ये है कि हमारे पास एक दूसरे का साथ है। यही सबसे बड़ा खजाना है। हाँ, भूख है, गरीबी है, दर्द है, लेकिन जब तू मेरे साथ बैठी रहती है तो मुझे लगता है मैं दुनिया की सबसे अमीर इंसान हूँ। रानी देखती है कि उसके भावुक होने से उसकी दीदी की भी आंखें नम होने लगी थीं। इसीलिए वो बोलती है, दीदी, मैं हर वक्त डरती रहती हूँ। डरती हूँ कि कहीं तुम भी मुझे छोड़कर मत चली जाना। जब माँ बाबूजी एक एक करके चले गए थे तब मैं छोटी थी। मैं ठीक से कुछ समझी भी नहीं थी, लेकिन तुम्हारी आंखों में देखा था कि कैसे तुमने अपने आंसू दबा लिए थे सिर्फ मुझे संभालने के लिए। दीदी, तुम भी मेरे लिए सब कुछ हो। रानी, तू मेरी जान है। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक मेरी सांसें हैं मैं तेरे साथ हूँ। याद रख, अगर मेरे पास एक रोटी होगी तो आधी तेरे हिस्से की होगी। अगर एक कपड़ा होगा तो आधा तेरा होगा। मैं माँ की तरह तेरा हाथ थामे रहूंगी। चाहे दुनिया हमें अनाथ कहे, पर हम एक दूसरे के सहारे कभी अकेले नहीं रहेंगे। गौरी की बातें सुनकर रानी का दिल थोड़ा हल्का हुआ, पर भूख का दर्द अब भी दोनों के चेहरे पर साफ झलक रहा था। झोपड़ी के कोने में रखा पुराना बर्तन खाली पड़ा था। कई दिनों से चूल्हे पर ढंग से आग भी नहीं जली थी। दीदी, हम दोनों एक दूसरे की ताकत है। हम हमेशा एक दूसरे को संभाल लेते हैं, लेकिन दीदी, क्या हमें ऐसे ही कोई छोटी मोटी काम करके अपना पेट पालते रहेंगे? हमें कुछ तो ढंग का करना ही होगा। भले ही पैसे कम मिले, फिर भी रोज पैसे आए। पगली, हम ऐसे अचानक क्या काम करेंगे? ना हमारे पास पैसे हैं, ना ही कोई तजुर्बा। हमें तो ऐसे ही छोटी मोटी काम करके पेट पालना होगा। कभी दूसरे के घर जाके काम करना होगा तो कभी किसी उत्सव में हाथ बताकर पैसे कमाने होंगे। लेकिन कब दीदी? हर रोज सोचती हूँ कि कल कुछ अच्छा होगा, लेकिन हर सुबह वही भूख, वही गरीबी, वही अंधेरा। कभी कभी तो मन करता है कि सब छोड़ दूं, लेकिन फिर तुम्हें देखकर लगता है कि मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ। तू बस इतना याद रख रानी, अंधेरा चाहे जितना गहरा क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। हमारी सुबह भी आएगी। अभी तो यही सब करके जैसे तैसे पेट पालना होगा। बाद में देखते हैं नियति हमें कहाँ ले जाती है। और फिर दोनों बहनें चुप हो गईं। गौरी जानती थी कि रानी सही बोल रही थी। आखिर कब तक दोनों ऐसे दो वक्त की खाना मुश्किल से जुटाते रहेंगे? उसे भी इस बात की बहुत चिंता थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन के सामने अपना चिंता नहीं दिखाती थी। सुबह का समय। झोपड़ी के बाहर हल्की धूप फैली है।
गौरी और रानी रसोई में बैठी हैं। पिछली रात दोनों ने पेट भरकर कुछ खाया नहीं था। आंखों में नींद है, पर भूख की वजह से जल्दी जाग गई। गरीबी, भूख और बेबसी, ये तीन ऐसे दुख हैं जो दोनों बहनों की हिम्मत तोड़ देती है। लेकिन रानी की दिल में एक चिंगारी सूरज की तरह चमक उठती है। उस सुबह रानी के मन में एक नया विचार जन्म ले चुका था। रानी झोपड़ी से बाहर निकलकर कच्चे आंगन में बैठ जाती है। दीदी रोज कहती हैं कि भगवान सही समय पर सब ठीक करते हैं, लेकिन क्या हम बैठे बैठे चमत्कार का इंतजार करें? सोचने वाली बात है कि गांव के कई औरतें रोज बाजार जाकर घर की उगाई कुछ न कुछ बेच के पैसा कमाती हैं। क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करें? ये सोच के रानी की आंखें जैसे चमक उठी और वो फिर से झोपड़ी के भीतर लौट आती है। गौरी फटे कपड़े सी रही है। दीदी सुनो, मेरे मन में एक बात आई है। क्यों ना हम भी बाजार जाकर सब्जी बेचें? लोग रोज सब्जी खरीदते हैं, हमें भी रोज थोड़ा थोड़ा पैसा मिल जाएगा। फिर हमें दूसरों के घर जाकर काम या किसी उत्सव में मजदूरी करने की जरूरत नहीं होगी। सब्जी बेचेंगे? रानी, ये तू क्या सोच रही है? हमारे पास न ही सब्जी खरीदने की पैसे हैं, न सब्जी की खेत, और न ही हमारे पास कोई जगह है जहां हम बैठकर दुकान लगा पाए। दीदी, शुरुआत में कोई बड़ा काम थोड़े ही करना है। हम किसी से पैसे उधारी में लेके थोड़ी सी सब्जी खरीद लेंगे। खेतों से लोग सस्ती सब्जी बेचते हैं, वहीं से ले आएंगे। टोकरी में डालकर बाजार में बैठ जाएंगे। धीरे धीरे पैसा बचाकर और ज्यादा खरीदेंगे। और हमारे आंगन के सामने थोड़ी सी जगह भी है, वहाँ थोड़ी थोड़ी सब्जी उगाया भी करेंगे। रानी की आंखों में चमक थी। गरीबी ने उसके सपनों को मारा नहीं था। उसके भीतर भरोसा था कि मेहनत करने से रास्ता जरूर निकलता है। और ये भरोसा देख गौरी रानी से बोलती है, तेरी बात सही है रानी, लेकिन डर भी है। अगर सब्जी बिकी ही नहीं तो? अगर घाटा हो गया तो? हम तो वैसे ही 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे हैं, और ये पैसे भी डूब गए तो हम उधारी कैसे चुकाएंगे? दीदी, आप ही कहती थी हर काम में जोखिम होता है। अगर डरते रहे तो जिंदगी भर दूसरों की चौखट पर खड़े रहना पड़ेगा। सोचो, अगर ये काम चल गया तो हमें रोज कमाई होगी, पेट भर रोटी मिलेगी, हम भूखे नहीं सोएंगे। गौरी चुप हो जाती है और रानी की जज्बे को देख वो थोड़ी भावुक हो जाती है, पर चेहरे पर दृढ़ता भी। तू तो बड़ी हो गई बहन। ठीक है बहन, अगर तुझे इतना विश्वास है तो मैं तेरे साथ हूँ। हम कोशिश करेंगे। अब चाहे जैसा हो, हमें अपनी जिंदगी बदलनी ही होगी। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि हमें उधारी देगा कौन? इसके बारे में मैंने सोच के रखा है दीदी। एक है ना हमारे गांव में जो ब्याज में पैसे देते हैं, उनसे ले लेंगे। तू सेठ हरखू की बात कर रही है क्या? हाँ दीदी, उनकी ही बात कर रही हूँ। ठीक है, उनसे ले तो सकते हैं, लेकिन अगर समय पे ब्याज नहीं दे पाए तो सेठ हरखू थोड़े कठोर बन जाते हैं। फिर भी कोई नहीं, हम कर लेंगे। हम साथ हैं, कुछ भी कर लेंगे। उस दिन इन अनाथ बहनों की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। भूख और गरीबी से टूटी हुई ये बच्चियां अब लड़ने का साहस कर चुकी थीं। ये सिर्फ सब्जी बेचने का विचार नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भर होने की पहली सीढ़ी थी। दोनों बहनें उसी दोपहर सेठ हरखू के पास जाती है। सेठ बाहर ही बैठा हुआ है, पास में नौकर खड़ा हुआ है। अंदर झिझकते हुए गौरी और रानी प्रवेश करती हैं। दोनों बहनों के पैर कांप रहे हैं, मगर आंखों में उम्मीद की हल्की चमक भी है। अरे वाह, देखो तो सही, गांव की अनाथ बहनें मेरे घर आई हैं। गौरी और रानी, तुम्हें देखकर लगता है कि संघर्ष का कोई चेहरा होता तो तुम दोनों जैसा होता। सब खोने के बाद भी बिन माँ बाप के अकेले संघर्ष करना कोई आसान बात नहीं है। चलो बताओ बेटियों, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? गौरी सिर झुकाए चुप खड़ी है। रानी आगे बढ़कर हाथ जोड़ती है। सेठ जी, हम आपके पास मदद मांगने आए हैं। हमें थोड़े पैसे चाहिए। मदद? पैसों की? सुनो बेटियों, मैं व्यापारी हूँ। रुपये मेरा धर्म है। जो रुपये यहाँ से जाते हैं वो ब्याज समेत वापस आते हैं। लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम 2 अनाथ बहनों से मैं ब्याज लूं। लेकिन मेरा व्यापार ही वही है।
गौरी धीरे धीरे कांपते स्वर में कहती है, सेठ जी, हम सोच रहे थे कि बाजार में सब्जी बेचें। खेत वालों से सस्ती सब्जी लाकर टोकरी में डालकर बेच देंगे। नहीं तो कब तक हम 2 वक्त के खाने के लिए तरसेंगे। आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हम भी ब्याज दे देंगे, आप चिंता न करें। अरे छोटी सी लड़कियां और सब्जी का धंधा। गांव के बड़े बड़े मर्द रोज मेहनत करते हैं, फिर भी ठेला खाली रह जाता है। और तुम दोनों सोच रही हो कि टोकरी लेकर बैठोगी और लोग झोली भर भर सब्जी ले जाएंगे। इतना आसान नहीं होगा बेटी। गौरी शर्म से सिर झुका लेती है, लेकिन रानी की आंखों में जिद चमक उठती है और बोलती है, सेठ जी, हाँ, हम उम्र में छोटे हैं पर मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। सब्जी बेचना कोई बड़ा काम नहीं, अगर और लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सेठ रानी की हिम्मत भरी बात सुन के खुश होता है और बोलता है, सुनो बेटियों, मैं तुम्हारी हौसले की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी हालत भी जानता हूँ। पिता का साया नहीं, माँ कब की चल बसी, घर टूटा फूटा। दोनों संघर्ष करके जी रही हो। ऐसे में ये धंधा चल पड़े, ये सोचना ही हिम्मत की बात है। लेकिन हिम्मत से सब नहीं होता। तुम दोनों को ये सब की कोई जानकारी नहीं है, करोगे कैसे? हम कर लेंगे सेठ जी। वैसे भी हमारे पास खोने को बचा ही क्या है। कम से कम कुछ अच्छा करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। और रहा सवाल आपके पैसे और ब्याज का, वो हम कैसे भी करके आपको वापस कर ही देंगे। ठीक है, तुम लोग इतना बोल रहे हो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन मेरी शर्तें सुन लो। मैं तुमसे ब्याज नहीं ले सकता। मुझे तुमसे ब्याज लेना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे तुम दोनों 2 महीने के अंदर मेरे पैसे वापस करना होगा। ये सुन के गौरी और रानी बहुत खुश हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपने हम पे उपकार किया है। हम आपके पैसे जरूर समय पर लौटा देंगे। ठीक है, ठीक है, अब इतना भी कोई भावुक होने की जरूरत नहीं है। जाओ अपने किस्मत को आजमा लो। मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों पर। रानी खुशी से आगे आकर बोली, सेठ जी, हम आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब ये पैसे लो और जल्दी से सब्जियों का व्यापार शुरू कर दो। यही सब बात करके सेठ हरखू दोनों बहनों को बिना ब्याज की मांग के पैसे दे देता है और दोनों बहनें पैसे लेके घर चले जाते हैं। सुबह का बाजार धीरे धीरे रौनक पकड़ रहा था। लोग खेतों से ताजी हरी सब्जियां लेकर आ रहे थे। कुछ ग्राहक मोल भाव करते हुए घूम रहे थे। उसी बीच गौरी और रानी अपनी टोकरी लेकर दरी पर बैठी थीं। दोनों की आंखों में डर भी था और उम्मीद की हल्की सी चमक भी। पास ही चंपा अपने चौकी पर बैठी थी। उसका चेहरा उस वक्त और कड़वा हो गया जब उसने देखा कि पहले ही घंटे में 2 ग्राहक बहनों से सब्जी लेकर चले गए। अरे भाभी, उधर क्यों जा रही हो? मेरी सब्जी देख लो। सालों से मैं यहीं बैठती हूँ। इन बहनों को क्या पता सब्जी का असली भाव। हाँ चंपा, तू तो रोज यहीं बैठती है, लेकिन देख, इनकी सब्जी ज्यादा ताजी लग रही है और सुना है वे भाव भी ठीक बता रही हैं। ताजगी का ढोंग है सब। कोई खेत खलिहान जानती भी है ये। सब्जी उठाकर लाई होंगी किसी और से और यहाँ बैठकर सस्ते में बेचने लगी। इससे तो हमारा ही नुकसान होगा। दोनों बहनें ये सब सुन रहे थे और रानी ने तुरंत जवाब दिया, चंपा दीदी, हम झूठ नहीं बोलते। हाँ, खेत हमारा नहीं, लेकिन सब्जी गांव के ही किसानों से खरीदी है। उनके हाथ से ताजा ली है, जैसे और लोग लेते हैं। ओहो, बड़ी आई किसान से मोल भाव करने वाली। अरे जानती भी हो तुम दोनों कहाँ और किसके पास सब्जी मिलती है। चंपा दीदी, ठीक है, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हम कोशिश तो कर ही रहे हैं और भगवान ने चाहा तो आगे और भी सीख लेंगे और अपना सब्जियों का व्यापार अच्छे से चलाएंगे। थोड़े दूर खड़े 2-3 ग्राहक दोनों बहन और चंपा की बात सुन के आपस में बातें करने लगे। सही तो कह रही है छोटी लड़की, मेहनत कर रही है, इसमें गलत क्या है? हाँ, और देखो कितनी नम्रता से बोलती हैं, मुस्कुराकर सामान देती हैं, मन भी खुश हो जाता है।
चंपा को ये सब सुनाई दे रही थी और ये सुनकर चंपा का खून और खौल गया। अरे, नम्रता और मुस्कुराहट से पेट नहीं भरता। सब्जी का धंधा मजाक नहीं है। इसे चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, अनुभव चाहिए और सालों की मेहनत चाहिए। ये दोनों 2 दिन भी टिक नहीं पाएंगी। हमने भी दुनिया देखी है। बोलने में सब आसान लगता है, लेकिन करने में बहुत मुश्किल। रानी ने अपनी दीदी की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू थे। रानी ने गहरी सांस ली और मजबूती से बोली, चंपा दीदी, हो सकता है हमें अनुभव न हो, पर मेहनत करने से कौन रोक सकता है। हम भी सुबह सुबह खेतों में जाकर सब्जी लाएंगे, जैसे आप लाती हैं। अगर रास्ता कठिन होगा तो हम सीखेंगे, लेकिन कोशिश करना छोड़ नहीं सकते। अभी आप अपने काम में ध्यान दीजिए। हमें नीचा दिखाकर हमारी ग्राहकों को मत भगाएं। चंपा ईर्ष्या से दहक रही थी और ऊपर से रानी की बात सुन के वो गुस्से में अगबबूला हो गई। देख लो सब लोग, आज ये बच्चियां आई हैं, कल और लोग भी आएंगे। फिर यहाँ सबकी रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी। अगर हर कोई ऐसे सस्ता बेचने लगेगा तो बाजार का कायदा बिगड़ जाएगा। चंपा की इन सब बातों में कोई ध्यान नहीं देता। सब अपना अपना काम में लगे हुए थे। देख के चंपा को शर्मिंदा होना पड़ा और दोनों बहनों की तरफ गुस्से से देखने लगा। तभी गौरी उससे बोलती है, हम आपका बुरा नहीं चाहते हैं। हमें किसी का नुकसान नहीं करना, बस जीना है। अगर मेहनत से हम अपना पेट भर सके तो यही हमारे लिए बहुत है। और चंपा दीदी, आपकी नसीब का हम कभी नहीं छीन सकते। माना कि हमने आपके बगल में सब्जी बेचनी शुरू की, लेकिन हमारा आपके व्यापार का कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है। रानी ने और भी मजबूती से कहा, और हाँ चंपा दीदी, हमसे जितनी जलन करोगी उतनी ही हम और मेहनत करेंगे। आप भी अपने काम में लगे रहिए, कोई आपका नसीब का नहीं छीन सकता। चंपा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने मन ही मन सोचा, ठीक है, अभी लोग इनका पक्ष ले रहे हैं, पर मैं देखती हूँ कब तक ये टिक पाती है। इनका हौसला तोड़ना ही होगा। वो अपनी चौकी पर चुपचाप बैठी तो रही, लेकिन उसके आंखों में जलन और मन में साजिश का तूफान उमड़ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीते। दोनों बहनों की सब्जियां अच्छे से बिकने लग गई थी। उनके वहां कई ग्राहक आते थे। उनके अच्छे व्यवहार और सही दाम में सब्जी देने से उनका व्यापार अच्छा चल रहा था। लेकिन ये देख चंपा को उनसे हमेशा बहुत जलन होती थी। उसे लगने लगा था कि अब धीरे धीरे दोनों बहनों के वजह से उसका व्यापार खराब हो जाएगा। जलन के मारे चंपा एक दिन उन किसानों में गलत बातें फैला दी जिनसे दोनों बहनें सब्जी खरीदते थे। अरे भाई साहब, आप लोग क्यों अपना नुकसान करके खून पसीने से उगाई हुई सब्जी कम दामों में दोनों बहनों को दे देते हैं? देना ही है तो मुझे दे दीजिए। कम से कम मैं आप लोगों से झूठ तो नहीं बोलूंगी। झूठ? कैसा झूठ चंपा बहन? अरे आप लोग जानते नहीं कि वे दोनों बहनें कितनी चालाक हैं। बस अपने अनाथ होने का दूसरों से फायदा उठाते हैं। अरे चंपा बहन, तुम साफ साफ बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? हमसे कोई ठगी कैसे कर सकता है भला? वो दोनों बहनें आपसे बहुत कम दामों में सब्जी ले जाके बाजार में अच्छे अच्छे दामों में बेचते हैं। और आपकी सब्जी तो है ही ताज़ा, इसलिए उनको बहुत मुनाफा होता है, लेकिन आपको तो कम मुनाफा बोल के कम पैसे दे जाते हैं। ये सुन के किसानों को बहुत गुस्सा आया और दोनों ने अपनी सब्जियां दोनों बहनों को न देने का फैसला किया। अगले दिन सुबह जब दोनों बहनें उनसे सब्जियां लेने उनके गोदाम जाती है, तब किसानों ने उनको बहुत सुनाया। रामकिशन जी, आज हमें थोड़े और ज्यादा सब्जी चाहिए होंगे। आप अपने दूसरे खेत से भी कुछ बंदोबस्त कर दीजिए। ज्यादा सब्जी? ऐसा उम्मीद भी मत करना आपसे। बहुत ठगी कर लिए हमसे, अब और नहीं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो आपको समय समय पर पैसे दे देते हैं और कभी भी आपका नुकसान नहीं किया। फिर आप लोग हमें सब्जियां क्यों नहीं दे रहे? और हमने क्या ठगी किया है आपसे? बात समय समय पर पैसे देने की नहीं है, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। ये सुन के गौरी और रानी हैरान हो जाते हैं। धोखा? कैसा धोखा भैया? भोली मत बनो तुम दोनों।
हमने तुम दोनों पे विश्वास करके तुमको कम दाम में सब्जियां दे रहे थे ताकि तुम दो अनाथ बहनें भी मुनाफा करके अपना घर चला पाओ। लेकिन हमें तो बाजार का भाव पता नहीं, तो इसलिए तुमने हमसे ठगी की है। आप लोग क्या बोल रहे हैं? कैसा धोखा? हमें ठीक से समझ नहीं आया। अरे सुनने में आया है कि तुम दोनों हमसे बहुत कम दाम में सब्जियां ले जाके बाजार में अच्छी दाम पे बेचते हो और हमें कम पैसे दे जाते हो। इसलिए अब से तुमको हम सब्जी नहीं देंगे, अब हम सिर्फ चंपा को देंगे। उसने कहा कि बाजार का जब जब भाव बढ़ेगा वैसे ही हमको भी ज्यादा पैसे देगी। गौरी और रानी चंपा की नाम सुन के तुरंत समझ जाती है और उनको समझाने की कोशिश करते हैं। ये सब झूठ है भैया, आप हम पे विश्वास कीजिए। अगर आप हमको सब्जी नहीं देंगे तो हम और कहाँ से सब्जी लाएंगे? हम तो किसी और को जानते भी नहीं हैं। वो सब हमें नहीं पता। अब से तुम लोग अपना देखो और हम अपना देखेंगे। हमें जहां फायदा होगा हम वहीं पे अपनी सब्जी देंगे। लेकिन हमने भी आपको कम पैसे देके ज्यादा फायदा नहीं किया है। अगर हमको ज्यादा फायदा होता तो हम भी आप लोगों को ज्यादा पैसे दे देते। चंपा दीदी, हमें आप लोग सब्जी न दे, इसीलिए आपको वो सब बोल के गई है। आप हम पे विश्वास करो। ठीक है गौरी, हम देखते हैं बाद में क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तुमको हम कुछ नहीं दे सकते। हम भी अब बाजार का भाव पता करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। अभी तुम लोग जाओ। ये सब सुन के गौरी और रानी बहुत उदास हो जाती है और साथ ही दोनों को चंपा पर बहुत गुस्सा भी आ रही होती है। अगले दिन दोनों चंपा से मिलने बाजार आती है, लेकिन बाजार में चंपा दोनों को नहीं मिलती है और फिर दोनों चंपा से बाजार में नहीं मिल पाने से सीधे चंपा से मिलने उसके घर चली आती है। घर पहुंचकर गौरी दरवाजा खटखटाता है और कुछ ही देर में चंपा बाहर आती है। चंपा दीदी, ये आपने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। हमने क्या बिगाड़ा था आपका? हम भी सब्जी बेच के अपना घर चला रहे थे और आपका भी तो बिक्री अच्छी ही हो रही थी, फिर आपने ऐसा क्यों किया? देखो गौरी रानी, मैं अब भी बहुत परेशान हूँ। मेरे पति को अचानक से बहुत बुखार हो गया है, मुझे उनकी देखभाल करनी है। मेरे पास तुम दोनों से बहस करने का समय नहीं है। तुम दोनों जाओ अभी यहाँ से। अरे ऐसे कैसे? गलत आपने हमारे साथ किया और अब आप ही हमको भगा रही है। देखो रानी, अभी मैं बहुत परेशान हूँ, बाद में बात करेंगे। ठीक है चंपा दीदी, हम आपसे ये सब के बारे में कुछ नहीं बात करेंगे, लेकिन आप हमको भगाई मत। आपने तो जो किया सो किया, लेकिन हम ऐसे किसी को मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। हम मदद करेंगे आपकी। अरे दीदी, ये क्या बोल रही है आप? अरे भूल गए क्या इन्होंने हमारे साथ क्या किया? ऐसा मत बोल रानी, अभी ये बात करने का सही समय नहीं है। अभी ये मुसीबत में है और एक ही गांव के निवासी होने से हमारी फर्ज बनता है कि हम इनकी मदद करें। बाकी गिले शिकवे हम बाद में दूर कर लेंगे। इतना भी कुछ नहीं हुआ, हम बाद में सब संभाल लेंगे। चंपा गौरी की बात सुन के उसकी अच्छाई को देख के थमसी जाती है और कुछ नहीं कह पाती है। वो जैसे खुद को उनके सामने बहुत छोटा महसूस करने लगती है। लेकिन मुसीबत के चलते चंपा इन सब में ध्यान न दे के उन दोनों को घर के भीतर ले जाती है। थोड़ी देर बाद चंपा दीदी, इनकी हालत तो बहुत खराब है। आपको अच्छे से देखभाल करनी होगी इनकी। आपने इनको वैद्य जी को दिखाया या नहीं? दिखाया है और कुछ दवाई भी दी है वैद्य जी ने, लेकिन वैद्य जी ने कहा है कि मुझे 2 दिन तक इनके पास रहना होगा और इनकी देखभाल करनी होगी ताकि बुखार सिर पर ना आए। अच्छा, ठीक है, फिर आप इनकी अच्छे से देखभाल कीजिए। हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं तो बता दीजिए। और हमारे बीच जो भी अनबन थी उन सबको अभी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इंसानियत के नाते हमें आपकी मदद करने दीजिए। नहीं गौरी,
तुमने पूछा वही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे जैसी साफ दिल की इंसान होना कोई आसान बात नहीं है। और तुम्हारी बहन रानी ये भी बहुत आज्ञाकारी है, तुम्हारे एक बार बोलने से ही चुप हो गई। सच में तुम दोनों को भगवान ने बहुत सच्चा मन दिया है। और एक मैं जो तुम्हारी तरक्की देख के न जाने क्या क्या कर बैठी। मुझे माफ कर दो तुम दोनों, मैंने जो भी गलती किया है बाद में सब ठीक कर दूंगी। अभी आप ये सब चिंता मत करो, जो हुआ सो हुआ। अभी हमें अपनी मदद करने दीजिए, हम आपको ऐसे मुश्किल की घड़ी में नहीं छोड़ सकते। गौरी की बात सुन के चंपा बहुत भावुक हो जाती है और गौरी से बोलती है, सच में तुम दोनों बहुत सच्चे मन की हो। इनकी तबीयत बहुत खराब है और दवाई में बहुत पैसे लग गए हैं। और जो सब्जी बेचने के लिए लाई थी वो घर में पड़े पड़े सड़ जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। क्या तुम इसमें कोई मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, हम आपकी सारी सब्जियां बाजार जाके बेच देंगे, आप चिंता मत कीजिए। और आप मुझे भी माफ कर दीजिएगा, मैंने आपसे गुस्से में बात किया। नहीं नहीं रानी, माफी कैसा, तुम लोग मेरी मदद करने आगे आए वही बहुत बड़ी बात है। और ये जो मेरे सब्जी बेच के मदद करने की सोच रहे हो, ये मेरे लिए तुम लोग की तरफ से बहुत बड़ा उपकार होगा। ठीक है चंपा दीदी, हम समय रहते आपकी सभी सब्जी बेच के आते हैं और शाम को आके आपको पैसे दे देंगे। ये बोल के दोनों बहन चंपा की सारी सब्जियां लेके बाजार जाके सब बेच देते हैं। और शाम को आके चंपा को पैसे दे जाते हैं। अगली सुबह चंपा दोनों बहनों के साथ उन किसानों के पास जाती है और सब सच्चाई किसानों को बता देती है। भाई साहब, मैं इन दोनों बहनों का गुनहगार हूँ। मैंने आपसे इन दोनों बहनों के बारे में झूठ बोला था। ये दोनों बहुत अच्छे मन का और ईमानदार लड़कियां हैं। मुझे मेरे गलतियों के लिए सब लोग माफ कर देना। अरे चंपा दीदी, आप ये सब क्या बोल रही है? हम तो यहाँ सब कुछ ठीक करने आए हैं और आप ऐसे उदास हो रहे हैं। जो हो गया सो हुआ, अब हम साथ में सब्जियों का व्यापार करेंगे और दोनों किसान भैया हमें ढेर सारे सब्जी देंगे और फिर सबका व्यापार अच्छा होगा। हाँ, गौरी बिल्कुल सही कह रही है। चंपा बहन, आपने अपनी गलती मानी वही बहुत है। अब ये सब सोच के कोई फायदा नहीं। हम आप दोनों को सब्जियां देंगे और यही तो हमारा काम है। इसी से तो हमारा भी घर चलता है। यही सब कुछ बात करके सब लोग आपस में सुलह कर लेते हैं और फिर अपना अपना व्यापार में लग जाते हैं। गौरी और रानी का भी जीवन सब्जी व्यापार के वजह से ठीक होने लगती है और दोनों बहनें अपने मुनाफे से सेठ हरखू का उद्धारी भी चुका देते हैं। अब दोनों बहनें खुशी खुशी मेहनत करके अपना जीवन बिताने लगे थे। जो पहले दोनों के जीवन में दुख, गरीबी और भूख थी, अब उनके एक फैसले ने उनके जीवन में सुधार का दिया था।